सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं साहित्य में द्विवेदी युग, जिसको अपन जागरण सुधार काल भी कहते हैं, जो अपना आधुनिक काल का दूसरा युग है द्विवेदी युग, जिसका सामान्य परिचय आपने पढ़ा, इसके प्रमुख कवियों का वर्णन आपने पढ़ा। और अब पढ़ेंगे आप द्विवेदी युग के साहित्यकार, कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रश्न बनता है बेटा, यहाँ प्रश्न है यहाँ द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों व उनकी साहित्यिक रचनाओं का वर्णन कीजिए, या वर्णन की जगह आप लिख सकते हैं उल्लेख कीजिए। तो बेटा यहाँ वही कवि हैं, वही साहित्यकार हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, उनके बारे में ही अपन पढ़ते हैं। तो इस द्विवेदी युग के जो प्रधान साहित्यकार है, प्रधान जो कवि हैं, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को ही अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, पहला आ जाता है महावीर, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि द्विवेदी युग में प्रमुख साहित्यकार निम्न हैं। तो पहला लेते हैं अपन महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए बेटा, ये वो साहित्यकार हैं जिनका गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और लोगों को समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, राजनीति के प्रति, यानी हर चीज़ से अवगत कराने वाले साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का उल्लेख किया गया है। तो अपन देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है, और ये वही साहित्यकार हैं जिनके नाम को आधार मानकर इस युग का नामकरण किया गया है। तो देखना बेटा, यहाँ इनका जन्म देखें अपन। इनका जन्म होता है बेटा 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1864 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु होती है 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु होती है 1938 ईस्वी में, और इनका जो जन्म स्थान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म स्थान है, वह है उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य के
रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में यानी उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। और इनकी तो देखिए बेटा, इनकी रचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मौलिक रचनाएं और एक है अनूदित रचनाएं। जो बेटा मौलिक रचनाएं हैं, उन मौलिक रचनाओं का तात्पर्य है कि स्वयं के द्वारा रची हुई हैं, और अनूदित का मतलब है किसी दूसरे कवि के द्वारा, किसी दूसरे साहित्यकार के द्वारा किसी अन्य भाषा में वो रचना लिखी गई है और इनके द्वारा हिंदी भाषा में उनका अनुवाद किया गया है, हिंदी भाषा में वो रचित है। तो इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं वो हैं, तो देखिए बेटा, मौलिक रचनाएं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, 4-4, 5-5 रचनाएं पढ़ते हैं। तो पहली है काव्य मंजूषा। पहली जो इनकी रचना है वो है काव्य मंजूषा। दूसरी इनकी जो रचना है वो है सुमन। तीसरी इनकी जो रचना है वो है कान्यकुब्ज। तीसरी इनकी जो रचना है वो है बेटा कान्यकुब्ज। चौथी जो रचना है अबला विलाप। देखिए ये जो रचनाएं हैं ये सारी सामाजिक रचनाएं हैं। क्योंकि इन्होंने समाज से संपर्क साधा है, समाज को आधार मान करके इनकी रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद है महिला मोद। और देखिए नारी पर भी इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं। नागरी तेरी यही दशा, ये बेटा इनकी मौलिक रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं अपन अनूदित रचनाएं। अनूदित रचनाओं में आता है कुमार संभवसार, ऋतु तरंगिणी और गंगा लहरी। और आती है गंगा लहरी। ये इनकी अनूदित रचनाएं हैं। देखिए बेटा, इनके अलावा भी इनका साहित्यिक योगदान रहा है। जो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला था और 1920 तक ले गए थे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो सरस्वती पत्रिका में इनके 3 प्रमुख लेख प्रकाशित हुए थे, वो एक आधार माने जाते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख, तो आप यहाँ लिखेंगे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख। तो देखिए बेटा, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख कौन कौन से हैं। नंबर 1, 3 प्रमुख लेख हैं। पहला है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक
उदासीनता, यानी कि जो कवि लोग थे वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की जो विरह दशा थी उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, मौन थे। तो ये 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये लेख। दूसरा जो लेख है वह है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, यानी उस समय हिंदी की जो उपेक्षा की जाती थी उस पर भी इन्होंने लेख लिखा है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। यह भी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1913 ईस्वी में। और एक थी आर्य भाषा का कोप यानी भय, 1914 में प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 प्रमुख लेख माने जाते हैं। इनके अलावा अब देखिए बेटा इन्होंने और क्या योगदान दिया था उसके बारे में अपन देखें। इनको साहित्य में किस नाम से सुशोभित किया जाता है वो भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। तो देखना, इन्हें इनके आरंभिक जीवन में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेखन कार्य किया था। तो आप नोट में लिखेंगे, विशेष तथ्य में लिखेंगे, इन्होंने अपने आरंभिक जीवन में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य किया। सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य किया। कौन से नाम से? भुजंग भूषण भट्टाचार्य, यानी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेखन कार्य करने वाले साहित्यकार का क्या नाम है बेटा? इनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अभी तक तो क्या था बेटा कि साहित्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या होता है, जो गद्य और पद्य है उन दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया जाने लगा था। साहित्य में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग, परिमार्जित का मतलब होता है सुदृढ़ यानी परिष्कृत भाषा, जो दोनों रूप में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग गद्य व पद्य दोनों में, लिख लीजिए, गद्य व पद्य दोनों काव्यों में प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे, पहले विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद में देखिए बेटा, इन्होंने व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने के लिए भी ये एक भाषा के सुदृढ़ विद्वान माने जाते हैं। तो साहित्य में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने वाले साहित्यकार। इसके अलावा अपन देखें कि इनके द्वारा जो रचित रचनावलियां हैं, इनके समस्त काव्य को
इनके द्वारा, ध्यान देना, इनके द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य को या काव्य को, साहित्य को या काव्य को महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से देखना 15 खंडों में, 15 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ये थे बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं भी देखी आपने और इनका अन्य साहित्यिक योगदान भी देखा। अब देखते हैं बेटा अपन ये एक ऐसे कवि की ओर चलते हैं जो साहित्य में बहुत बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आप जानते हैं उनके बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में आता है मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जो हिंदी साहित्य में ये समझ लीजिए कि एक राष्ट्र कवि के रूप में सुशोभित किए गए हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। और राष्ट्र कवि का जो उपाधि देने वाले भी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे बेटा। महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1936 ईस्वी में काशी में इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और जिस रचना से गांधी जी प्रभावित हुए थे इनकी रचना से, वह थी भारत भारती, जो एक पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना लिए हुए वह रचना थी। तो अपन देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का देखिए बेटा जन्म, इनका जन्म कब हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है 1886 ईस्वी, 1886 ईस्वी। और इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को होता है। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु होती है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान है वो है बेटा उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिर गांव में। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में, चिरगांव झांसी के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी का नाम आते देखिए लक्ष्मीबाई का नाम जबान पे आता है तो वो वही झांसी है जो 1857 की क्रांति में एक आग सुलगाई थी। अब मैथिली शरण गुप्त तो इनका नाम माना जाता है। इनका मूल नाम था मिथिलाधिप नंदिनी शरण। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम आता है मिथिलाधिप नंदिनी
शरण, मिथिलाधिप नंदिनी शरण इनका मूल नाम था। अब इनकी रचनाएं देखिए बेटा, इनकी रचनाओं के बारे में आप पढ़ोगे तो प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से समर्पित हैं। इनकी रचनाओं में है रंग में भंग, रंग में भंग। इनके बाद आता है प्रमुख लिखवा रहा हूँ बेटा, वैसे इनकी रचनाएं बहुत हैं। भारत भारती, यही वो रचना है जिसने इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। 1912 में रचित रचना, 1912 में रचित रचना, जिसके कारण आज गुप्त जी को पढ़ा जाता है। इसके बाद है किसान पंचवटी, इसके बाद आता है बेटा किसान, इसके बाद आते हैं बेटा पंचवटी रचना, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में है। इसके बाद आता है साकेत, यशोधरा, द्वापर, साकेत, यशोधरा 1933 में रचित है, और द्वापर इनकी प्रमुख रचनाओं में है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं आ रही हैं बेटा। इसके बाद में आती है जय भारत, आप इतनी रचनाएं याद कर लीजिए, बहुत हैं, ज़्यादा नहीं, इत्यादि। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में इनका भी अपन साहित्यिक योगदान पढ़ते हैं कि इनका प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या है। तो देखते हैं, रचनाओं के बाद में नोट लिखिए, नोट डालिए, विशेष तथ्य लिखिए। तो नोट है, इनकी जो प्रथम रचना थी वो खड़ी बोली में लिखी गई थी। इनकी खड़ी बोली की सर्वप्रथम जो रचना थी वह थी हेमंत, जो 1905 में प्रकाशित हो गई थी। इनकी प्रथम खड़ी बोली की रचना थी बेटा हेमंत, जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। और सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य करने से पहले ये विश्वकारक नामक पत्र के लिए संपादन कार्य किया करते थे। इसके बाद में देखिए बेटा, इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी प्रसिद्धि का आधार 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती रचना, भारत भारती रचना है, जिसके लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया गया था। सुशोभित किया गया था। और यह जो उपाधि थी, राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। देखिए बेटा, इनकी जो सबसे बड़ी जो रचना है, इनका जो महाकाव्य है वह माना जाता है साकेत। महाकाव्य श्रेणी की जो रचना है साकेत, वो 1931 ईस्वी में रचित है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना साकेत मानी जाती है।
और साकेत जो है वो 12 सर्गों में लिखित है। यह 15 वर्षों में पूर्ण हुई थी। साकेत रचना इनका एक महाकाव्य है जिसकी रचना करने में 15 वर्षों का समय लगा था। 15 वर्ष का समय लगा। 15 वर्ष का समय लगा था। रामचरितमानस के बाद में यही दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब देखिए बेटा, इनको एक जैसे इनको कहा जाता है राष्ट्र कवि, उसी प्रकार से साहित्य में ये दद्दा और मधुप नाम से लेखन कार्य करने वाले भी थे। साहित्य में दद्दा व मधुप नाम से लेखन कार्य करने वाले साहित्यकार थे। यानी इनको साहित्य में दद्दा और मधुप नाम से भी सुशोभित किया जाता है, मधुप नाम से इनको जाना जाता है। और ये एक ऐसे कवि थे जिनको आज़ादी के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। तो ये दो प्रमुख कवि हो गए। इनके बाद अपन एक कवि और देख लेते हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। एक कवि देखते हैं बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तीसरे कवि के रूप में चले अपन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अपन देखते हैं बेटा, इनके जन्म वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे अपन, केवल इनका साहित्यिक योगदान क्या है उन्हीं को अपन पढ़ते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। इनकी रचनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली है कृष्ण चरित रचनाएं। कृष्ण चरित्र संबंधित रचनाएं। कृष्ण चरित्र यानी कृष्ण से संबंधित। तो बेटा पहले आती है कृष्ण शतक, कृष्ण शतक, प्रिय प्रवास, ये इनका महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में रचित रचना है, ये बहुत प्रसिद्ध रचना इनकी। रुक्मिणी परिणय इत्यादि हैं। इसके बाद में अपन देखें बेटा तो रामचरित संबंधित रचनाएं पढ़े अपन। रामचरित संबंधित रचनाएं, रामचरित संबंधित जो रचनाएं हैं वो अपन देखें तो बहुत प्रसिद्ध रचना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब इनके अलावा जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो देखें अपन।
श्रृंगारिक रचनाएं। श्रृंगारिक रचनाओं में आते हैं रसिक रहस्य, प्रेम अम्बुद वारिद, प्रेमाम्बुद वारिद, प्रेमा अम्बुद वारिद, और वारिदी भी पढ़ा जाता है इसको। इसके बाद में देखें अपन चुबते चौपदे, चुबते चौपदे, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। इसके बाद में इनके रचनाओं को अपन पढ़ें तो जैसे परिजात, परिजात इत्यादि रचनाएं हैं। बहुत हैं वैसे रचनाएं, लेकिन इतनी पढ़ेंगे अपन। तो ये इनकी 3 श्रेणी की रचनाएं हो गई। अब इनके बारे में कुछ नोट अपन पढ़ते हैं। तो इनकी रचना में लगभग ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो नोट के रूप में देखें अपन, विशेष योगदान के रूप में देखें अपन, तो देखिए बेटा, इनको साहित्य में, इनको साहित्य में कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये लो, क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहकर पुकारा है। इनको आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, इनकी जो वैदेही वनवास रचना है, इनकी वैदेही वनवास जो रामचरित रचना है, वैदेही वनवास रचना 18 सर्गों में रचित है। कितने सर्गों में है? 18 सर्गों में। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, वो 17 सर्गों में विभाजित है। इनकी प्रिय प्रवास रचना 17 सर्गों में रचित है। तो ये थे बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय। और आज अपन इतने ही 3 कवि ही पढ़ पाएंगे, बाकी कवि अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।